आज के हमारे मुख्य वक्ता और हमारे संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, उद्योग मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ओझा जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बलदेव भाई, हमारे राजस्थान के लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री श्रीमान योगेंद्र जी, वरिष्ठ उद्योगपति जीनस पावर के नाम से हम जानते हैं उनका संस्थान आदरणीय ईश्वर चंद्र अग्रवाल जी, इस जयपुर अंचल के अध्यक्ष श्रीमान सुधीर जी, महामंत्री आदरणीय सुनीता जी, सम्मानित मंच उपस्थित इस उद्यमी सम्मेलन में पधारे हुए सभी उद्यमी आमंत्रित महानुभाव भाइयों बहनों, लघु उद्योग भारती के बारे में एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, 30 वर्ष की यात्रा है छोटे उद्योगों की वकालत करने के लिए, उनकी एडवोकेसी करने के लिए। छोटे उद्योग नंबर में तो पूरे देश भर में बहुत बड़ी संख्या में है, कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, लेकिन असंगठित है, उनकी आवाज नहीं है। और इसलिए जब पॉलिसी मेकिंग होती है स्टेट में, सेंट्रल में, सभी जगह उनके पॉलिसी मेकिंग में उनका पक्ष रखने के लिए 30 वर्षों से लघु उद्योग भारती काम करता है पूरे देश भर में, 2-3 जिलों में, और अभी जैसा बताया है एक अच्छी साइजेबल संख्या के साथ में हम काम करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं देश उद्योग बड़ा होना है, संगठन बड़ा होना ये बड़ी बात नहीं है, देश बड़ा होना ये ज्यादा बड़ी बात है। हमने अपना जो लोगो रखा है 30 वर्ष पूर्व भी यही रखा था, राष्ट्रोद्धारो लघु उद्यमे, छोटे उद्योगों के द्वारा राष्ट्र को वैभव संपन्न बनाना। अब यह लोगो रखा तो हम सब जानते हैं राष्ट्र का वैभव वो आता है मानसिकता कैसी। हमने अभी हमारी वित्त मंत्री, हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय दिया जी को सुना, उद्योग मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी को सुना, उनको सुनकर के हमको लगा कि एक अच्छा शासन करने वालों की मानसिकता कैसी होनी चाहिए। हम सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है अगर इस प्रकार की अनुकूलता हो, इतना विशेष तौर से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में इतना सहयोग करने की मानसिकता हो, इतने सहयोग करने की इतनी उदारता हो, तो हमारे देश की जो सामर्थ्य है, क्षमता है, वो कसौटी पर जब भी परखने का प्रयत्न हुआ हम दुनिया में सबसे अग्रणी रहे। 1818 में जो अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को लेकर के सर्वे किया था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके संदर्भ में कभी गांधी जी ने एक बार भाषण देते हुए द ब्यूटीफुल ट्री इस प्रकार का उल्लेख करते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया अंग्रेजों ने, ऐसा उल्लेख किया। बाद में गांधीवादी जो बहुत बड़े चिंतक रहे, अनेक पुस्तकें लिखी जिन्होंने, धर्मपाल महाशय, उन्होंने उसी को लेकर के पूरी पुस्तक लिखी, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी हमारी। 1818 से पूर्व भी सामान्यतः सब गांवों में कोई न कोई गुरुकुल या शिक्षा संस्थान थे, और सामान्यतः 80-90% लोग हमारे यहाँ पर शिक्षित थे, सामान्यतः निरक्षर तो कोई नहीं। तो जैसे शिक्षा की व्यवस्था थी अतीत में, वैसे हमारी आर्थिक रचना के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो वह भी वही जाती है बात। द ब्यूटीफुल ट्री इस नाते अगर हमारी आर्थिक रचना थी, जिसका उल्लेख 2012 की जो एंगस मैडिसन की पुस्तक है द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड मिलेनियम प्रोस्पेक्टिव्स, अब वो तो 2000 से लेकर के
महिंद्रा विश्व के प्रमुख उसमें सामान्यतः इतिहासकार थे, आर्थिक विशेषज्ञ थे। इन सब लोगों ने मिलकर के जो पुस्तक लिखी है उसमें 2000 वर्षों का जो ईसा के है उनका जो कालक्रम कैसा रहा, आर्थिक रचना कैसी रही पूरी दुनिया की, उसमें 1 से लेकर के 1000 तक भारत सामान्यतः 34% तक दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी में हमारा योगदान था। 1001 से लेकर के और 1500 तक वो थोड़े नीचे आई, लेकिन फिर भी हम 27% थे। और जब 1501 से लेकर के 1750 के आसपास जब प्लासी का युद्ध कह सकते हैं, थर्ड पानीपत कह सकते हैं 1762, तब तक भी हमारी जीडीपी 27% दुनिया की जीडीपी का संदर्भ में विचार करें तो वो ब्रिटिशर्स थे इन्वेस्टमेंट, कोई भारतीय नहीं थे। धनोपाल वैसे ने 74% तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग में योगदान था, ऐसा लिखा है। लेकिन अतीत के जो हमारे सुनहरे पृष्ठ है वो सुनहरे पृष्ठ लिखने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। कोई छीना चपटी करके, किसी से लूटपाट करके और समृद्ध बने, सोने की चिड़िया बने, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने हाथों के हुनर से जब पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई नहीं थी, न इलेक्ट्रिसिटी थी, न मशीन थी, न चिमनी थी, लेकिन अपने हाथों में परिश्रम, एक मस्तिष्क में कोई कल्पना थी और उस कल्पना में था मैं जो बनाऊंगा सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। उस सर्वश्रेष्ठ के निर्माण की संकल्पना और उत्कृष्टता की भूख जो मन में थी, श्रेष्ठ बनाऊंगा, उसके कारण से जो हमने बनाया दुनिया में आज कोई बना नहीं सकता। आज मैं और आप जो कपड़े पहने हुए, कितने काउंट का धागा है, हमारे अनेक टेक्सटाइल से जुड़े हुए बंधु वो सब जानते हैं। हम सामान्यतः 60, 70, 100, 150 काउंट, बहुत अच्छा तो 200 काउंट का धागा बना। 250 पौने 300 वर्ष पहले हम आधी दुनिया को वस्त्र पहनाते और जो धागा बनाते थे उसका काउंट 2000-2100 काउंट तक होता था, जो दुनिया में आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई मशीन नहीं बना। हमने पुस्तकों में पढ़ा ढाका की मलमल का उदाहरण, एक अंगूठी में पूरा खान आ जाता था। 7 परतों में करने के बाद में भी उस ढाका की मलमल को कुछ पहना हुआ किसी ने ऐसा नहीं लगता था। इतना बारीक वो मलमल होती थी, ढाका के कारीगर अपने अंगूठों में छेद करके और वो मलमल बनाते थे। अब 2100 काउंट का धागा भी आप एक ग्लास आंखों से नहीं देख सकते, ग्लास से देखना पड़ेगा। अपने अंगूठों में छेद करके जो ढाका के कारीगर मलमल का धागा बनाते थे वो भी सिर्फ इतने बारीक होता। अंग्रेजों से सही नहीं हुई हमारी वह आर्थिक उन्नति, उन्होंने वस्त्र उद्योग को भी तबाह किया, क्योंकि मैनचेस्टर के मिलों के बने हुए कपड़े को इंग्लैंड के लोग भी पहनने के लिए, क्या देखने के लिए तैयार थे। क्यों लगा करके भारत का कपड़ा चाहिए, इसके लिए उस समय लालायित रहते थे। इंग्लैंड में 1750 के आसपास की स्थिति पहली औद्योगिक क्रांति के बाद, और इसी कारण से ढाका के सारे कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए। देश आजाद हो गया, परिवेश बदला, फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे। किसी भी पेड़ की सुंदरता का आधार होती है उसकी जड़ें कितनी मजबूत है, उनको कितना पोषण मिलता है, खाद पानी मिलता है। आजादी के बाद में भी अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजियत से मुक्ति नहीं मिली है। वह मुक्ति मिलने का प्रयत्न शुरू हुआ है। आज बहुत उत्साह है, उमंग है, भविष्य के प्रति बहुत उज्ज्वल संभावना है। और जैसा हमने सुना, दोनों हमारी राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को तो मन में विश्वास भी होता है, भविष्य के बारे में बहुत एक उज्ज्वल चित्र भी स्पष्ट होता है। केंद्र हो चाहे राज्य हो, सभी स्थानों पर यह तीव्र बदलाव की प्रक्रिया, विशेष तौर से आर्थिक क्षेत्र में भी, समृद्धि के जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं, वास्तव में वो नया नहीं है। अतीत बहुत गौरवशाली था, बीच का कालखंड संघर्षपूर्ण था। भविष्य बहुत उज्जवल है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस उज्ज्वलता की इबारत लिखी हर घर में बनने वाले कुछ न कुछ निर्माण की इस प्रक्रिया को, जिसको हमारे यहाँ कहते थे 1 फैमिली 1 इंडस्ट्री,
हर परिवार औद्योगिक परिवार। आज विश्वास नहीं होता, लेकिन ये वास्तविकता थी। हमारे बेरोजगार नाम का कोई व्यक्ति हो, कभी किसी ने सुना नहीं। संस्कृत में कोई शब्द नहीं है बेरोजगारी के लिए, जो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, क्योंकि बेरोजगारी का हमारे यहाँ कोई विषय ही नहीं। आज के इस परिवेश में जब सब कुछ बदलाव आया है, आजादी को 75 वर्ष पूर्ण होकर के अगले शुभ चरण से, जिसको हमने अमृत काल कहा, 2047 तक बहुत तेजी से हमको अतीत के सब प्रकार के जो भी कमियां दोष रह गए, उन सबसे मुक्त होकर के भारत को दुनिया में अग्रगण्य देश बनाना है, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया था। उन्हीं का रक्त है, उन्हीं का डीएनए है, उन्हीं का रक्त, उन्हीं का डीएनए, उन्हीं का गुणसूत्र है। तो फिर एक थोड़ा सा अपने अतीत के साथ में आपको जोड़ते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं। एक माइंडसेट आज बना, कोरोना की वैक्सीन बनाई, पूरी दुनिया भर में अपने झंडे गाड़े। 2G 3G 4G कुछ भी नहीं बनाया है यहाँ पर, सब कुछ बाहर से मंगाया, लेकिन 5G का प्रश्न आया, हम बनाएंगे, अपना बनाएंगे। सेमीकंडक्टर बनाए, अपना निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू करके 5 साल में सारी दुनिया भर में अपना स्थान बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्यूल का जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, उस नाते युद्ध सामग्री का भी साहब ने उल्लेख किया, उस नाते कोई व्यक्ति हो या परिवार, समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो खर्च कम और आमदनी बढ़ानी पड़े। एक कभी फिल्म देखते थे, गीत आया था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। एक परिवार में भी अगर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होगा तो कुछ समय तो चल सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल तो कर्ज लेकर, लंबे समय तक तो परिवार दिवालिया हो जाए। कोई भी संस्थान अगर इसी रास्ते पर चलेगा, खर्च ज्यादा है, इनकम कम है, तो आप सब उद्यमी आप जानते हैं वो संस्थान ज्यादा समय तक चलता नहीं, वो भी दिवालिया हो जाए। लेकिन एक देश का भी यही हाल होता है, अगर आय कम है, खर्चे ज्यादा है, तो केवल व्यक्ति, परिवार, संस्थान ही दिवालिया नहीं होता, देश भी दिवालिया। हमारे पड़ोस के देश हैं, कोई पाकिस्तान का नाम हमने सुना, कोई श्रीलंका का नाम हमने सुना, दुनिया में और भी अनेक देश हैं। नेपाल उसी स्थिति में आ जा रहा, आगे बढ़ रहा है। सौभाग्य से हमारे यहाँ पर परिस्थिति की विषमता बीच बीच में आए, कोई झंझावात झोंके आए जिसमें चिंताएं बढ़ी, लेकिन गत वर्षों में जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता के ओर भी, अपने देश की सारी आवश्यकताएं, व्यय में उचित प्रबंधन और इनकम कैसे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े। समृद्धि का मार्ग तो मैन्युफैक्चरिंग से, सोने की चिड़िया भी बने तो कोई और कोई मार्ग नहीं था, बनाते थे, पूरी दुनिया भर को बेचते थे। थल मार्ग से, जल मार्ग से सारी दुनिया भर में अपना सामान बेच करके हजारों वर्षों तक मसाले भेजे, लोहे का सामान, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट का सामान, सुगंधित द्रव्य, आयुर्वेदिक औषधियां, उस समय की सीमित दुनिया की आवश्यकताओं को, पूरी दुनिया भर की आवश्यकताओं को हम पूरा करते थे, हमारे पूर्वज पूरा करते थे। ये सारा सामान जाता था, आता था तो केवल सोने चांदी, परिवर्तनीय मुद्रा के रूप में वही प्रचलित था। और सदियों तक जब दुनिया ने देखा भारत में सोना और चांदी जा रहा है, तो ये जो सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया हमने अपने आप अपने बहुत अपनी प्रशंसा में हमने कोई अपने लिए व्यक्त नहीं किया, पूरी दुनिया ने हमारे लिए एक विशेषण रखा, भारत समृद्ध है, भारत सोने की चिड़िया। कोई हमारा अभिशाप भी बना, जब सामाजिक व्यवस्थाएं कमजोर होगी, लुटेरा आए, मालिक बन गए, वो जाने लगे, अंग्रेज आए, वो मालिक बन गए। लेकिन हमारे देश की विशेषता, ज्यादा समय तक गलत मार्ग पर नहीं जाते, चलते हैं, डिरेक्ट होता है, लेकिन वापस आकर के सीधे ठीक रास्ते पर चल करके हजारों वर्ष में दुनिया के अनेक देश समाप्त हो गए। यूनान, विश्व, रोमा सब मिट गए जहां से, क्योंकि संभाल नहीं पाए, तूफानों का सामना नहीं कर सके। लेकिन हमारे देश के बारे में कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम ज्यादा समय तक गलत रास्ते पर जाते रहे। आज जहां पर हम खड़े हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय $3 ट्रिलियन, अभी $4 ट्रिलियन आज की तारीख में कह सकते हैं, लेकिन 5वां स्थान या
4-5 वर्ष बाद तीसरा स्थान, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। 2047 तक अगर दुनिया के शिखर पर भी चले जाए तब भी वो भी बड़ा लक्ष्य हमारे लिए नहीं है। हम जिन पूर्वजों की संतान हैं, उन्होंने हजारों वर्षों तक दुनिया में श्रेष्ठतम देश के राहते और विशेष तौर से उत्कृष्टतम निर्माण के द्वारा अपने देश को श्रेष्ठ बनाया। केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा थी तो माँ सरस्वती की भी कृपा थी, इसमें कोई संदेह नहीं। सामान्यतः दोनों साथ नहीं रहते, लेकिन हमारे देश को सद्भाग्य प्राप्त है कि हम माँ सरस्वती की भी एक ही समय में सदियों तक कृपा रही, ज्ञान के भी केंद्र थे, विश्वगुरु थे, समृद्ध भी थे, सूर्य की चिड़िया थे। इन दोनों का आशीर्वाद हमारे देश की विशेषता है। देवता भी यहाँ पे जन्म लेने के लिए तरसते, इस प्रकार का ये हमारा देश है। आज का जो परिवेश है उसमें बहुत संभावनाएं हैं। उन सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान समाज का होता है, मैन्युफैक्चरिंग के हम योद्धा हैं, सेना की सैनिक जैसे सीमा की रक्षा करता है। आर्थिक रचना में जो सारे तीव्र बदल की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, बहुत तेजी से तकनीकी बदल रही है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चले। न्यूनतम लागत पर निर्माण करने की आवश्यकता है, सर्वश्रेष्ठ निर्माण करने की आवश्यकता है बिना किसी दोष के। दुनिया के बाजार में हमारे प्रोडक्ट की कहाँ जगह है? कुछ सरकार की योजनाएं, कुछ हमारी अपनी सामूहिकता, एक दूसरे के साथ में मिलकर के कुछ चुनौतियों का सामना करने का जो स्वभाव था वो थोड़ा अभी खत्म हुआ है, उसको फिर से अपनाने की आवश्यकता है। और दूसरा मोर्चा सरकार के स्तर पर जो सब प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। सौभाग्य से आज ऐसा समय है जहां अधिकांश एक अच्छी मानसिकता प्रशासन के स्तर पर अवश्य अभी और ज्यादा इस दृष्टि से सहयोगात्मक परिवर्तन के एक मानस बने, इसकी आवश्यकता है। लेकिन हम सबके प्रयत्न से वह भी ठीक होगा और बहुत तीव्र गति से जिस प्रकार का सपना हमने देखा है, सबकी आंखों का सपना, मेरे आपका सपना, पूरे देश भर की 140-42 करोड़ आबादी का वह सपना है। हमारा देश फिर से समृद्ध बने, हमारा देश दुनिया में सम्मानित बने, भारत माता फिर से विश्ववंदनीय बने। उस सपने को साकार करने में हम सबकी भूमिका है, महत्व की भूमिका है। कोई भी बड़ा प्रयत्न, कोई भी बड़ा सपना, सर्वसामान्य व्यक्ति छोटा से लेकर बड़ा तक जब तक उसमें नहीं जुड़ता तब तक बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता। सौभाग्य से आज नीचे के स्तर तक भी इस बदलाव की प्रक्रिया में भगवान राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर बना, उसकी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, तो सारे देश में जिस प्रकार का उत्साह, चेतना और एक अनुभूति, तो यह जागरण की जो प्रक्रिया है, यह सुखद बदलाव का संकेत है। इस सुखद बदलाव में आर्थिक रचना में भी छोटे उद्यम चलाते होंगे। लघु उद्योग भारती के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके चुनौतियों का समाधान और निर्माण की पूरी दुनिया भर में जो एक प्रक्रिया चल रही है उसमें हम किसी से पीछे नहीं। इसके लिए आवश्यक अनुसार टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, सर्वश्रेष्ठ का निर्माण, न्यूनतम लागत पर निर्माण और पूरी दुनिया भर के बाजार में हमारे लिए कहाँ पर जगह है उसका अध्ययन, ये सब मिलजुल करके हम इस सारी चुनौतियों को सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के इस आयोजन में सभी आमंत्रित महानुभाव और विशेष तौर से आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, श्रीमान ईश्वर चंद्र अग्रवाल जी और आप सभी हमारे आमंत्रण पर इस आयोजन की सफलता के लिए हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्वागत प्रस्तावना के लिए एवं उद्यमियों की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए श्री सुधीर जी गर्ग साहब, जो कि हमारे प्रांत अध्यक्ष हैं जयपुर के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। माँ भारती को नमन। सदन के देवता और हमारे उद्योग के आराध्य
भगवान विश्वकर्मा को नमन। हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जया कुमार जी, उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्रीमान राज्यवर्धन सिंह जी, हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम जी ओझा भाई साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी बलदेव भाई, हमारे राजस्थान के महासचिव योगेंद्र जी भाई साहब, हमारे उद्योगपति आईसी अग्रवाल जी, सुरेंद्र जी सियाग और मेरे साथ जयपुर अंचल की महासचिवा श्रीमती सुनीता जी शर्मा और सदन में उपस्थित पत्रकार बंधु एवं उद्यमी बंधु जो हमारे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से पधारे हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूँ। अभी और सबका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2 दिन से हमारा लघु उद्योग भारती का यहाँ जयपुर प्रांत का अभ्यास वर्ग चल रहा था। कल 17 सुबह 9 बजे से और ये आज दोपहर तक अभ्यास वर्ग था, जिसमें हमारी जयपुर अंचल की लगभग 55 इकाइयों से कार्यकर्ता उस अभ्यास के कार्यक्रम में सम्मिलित थे। उसके बाद में ये हमारा उद्यमी सम्मेलन आपके सम्मुख है। मैं लघु उद्योग भारती के बारे में एक संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि मेरे से जो है वरिष्ठ लोग यहाँ हैं वो बताएंगे। 1994 में जब पूरी दुनिया के द्वार जो है ओपन मार्केट के लिए खुल गए थे, बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे विश्व के लिए खोल दिए गए थे भारत के द्वार, तब लघु उद्योगों के हितार्थ और लघु उद्योग भारती की स्थापना हुई। आज लघु उद्योग भारती का व्याप जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, मिजोरम आसाम से लेकर और गुजरात तक लघु उद्योग भारती, सभी राज्यों में लघु उद्योग भारती का काम है। 105 जिलों में 777 स्थानों पर लघु उद्योग भारती का इकाइयां हैं और पूरे देशव्यापी ये काम हमारा हो रहा है। राजस्थान में भी हमारी 150 इकाइयां हैं। राजस्थान के काम को व्यवस्था की दृष्टि से 3 प्रांतों में बांटा हुआ है, जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़। आज ये जो कार्यक्रम हमारा है वो जयपुर अंचल का या जयपुर जो क्षेत्र है उसके 19 जिलों के यहाँ उद्यमी और कार्यकर्ता सब पधारे हैं। लघु उद्योग भारती जो है सभी लघु उद्योगों से संबंधित प्रकृति, श्रमिक, हमारे बंधु सबके साथ में समन्वय बिठाकर, सबके साथ में किसी का शोषण नहीं और किसी के जो है अतिदोहन नहीं, उसके साथ में उस विचार के साथ में लघु उद्योग भारती उद्योगों का विकास कैसे हो, किस प्रकार से हमारे उद्योग बढ़े, किस प्रकार से जो देश की रीढ़ है, कृषि के बाद में सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो है लघु उद्योग जो है वो है, तो उनका कैसे बचाव हो, किस प्रकार से वो जो है विकसित हो, उसके लिए लघु उद्योग भारती बराबर काम करता है। उद्योगों की समस्याओं को लेकर उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है उसको लेकर लघु उद्योग भारती समय समय पर काम करता है। 10 समस्याएं लेके चलते हैं, 6 पूरी होती है, 6-8 नहीं खड़ी हो जाती है, तो उद्योग और समस्याएं निरंतर साथ चलती है। उसमें से भी लघु उद्योग भारती ने बहुत उपलब्धियां हैं, अनेक जो है हम उनको गिना सकते हैं। अगर मैं यहाँ कुछ 2-4 संक्षेप में आपको बताऊंगा। 1999 में केंद्र सरकार ने स्वतंत्र लघु उद्योग मंत्रालय की स्थापना जो है लघु उद्योग भारती के प्रयासों से हुई। लघु उद्योग भारती ने ही जो है इसके लिए प्रयास किए। राजस्थान में जो धारा 304A उसका प्रावधान लघु उद्योग भारती के प्रयास से हुआ। किसी भी उद्योग में दुर्घटना होने पर जो है अब धारा 304A भी ये प्रावधान अभी केवल राजस्थान में है, उसी के जो है उसके तहत इसमें कार्रवाई होती है। 2017 में जब जीएसटी आया उसके बाद में जीएसटी के अंदर लेकर बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारे ऐसे विषय थे, उनको लेकर लघु उद्योग भारती समय समय पर सरकार के साथ में मिली और अपनी विसंगतियों को दूर कराने का प्रयास किया। सिडबी के माध्यम से 2 करोड़ तक के लोन जो है बिना सिक्योरिटी के, कॉलेटरल सिक्योरिटी के मिलने की व्यवस्था लघु उद्योग भारती के प्रयासों से हुई। सरकारी संस्थानों में 20% की खरीद लघु उद्योग भारती के मांग पर और उनके प्रयासों से बाध्यता बनी। हाल ही में लिमिटेड कंपनियों में
पारिवारिक सदस्यों से ऋण लेने की लगाई गई पाबंदी को हटवाने में लघु उद्योग भारती के ने बहुत पुरजोर प्रयास किया और वो हटी। अभी आप ये ताजा 2-4 मिनट में बोल रहा हूँ, अभी हुआ है अभी सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में और रेलवे लाइन के ऊपर क्रॉसिंग के कारण से यातायात में बड़ी बाधा थी। लगातार लघु उद्योग भारती ने प्रयास किया राजस्थान सरकार के सहयोग से, और उसके अंदर जो है पुलिया की जो है स्वीकृति हो गई और वो पुलिया स्वीकृति बनेगी। मैं सरना डूंगर के तरफ से जो है राजस्थान सरकार का और हमारे मंत्री महोदयों का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी प्रदूषण में पूर्व में राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय को जो जोन कार्यालय थे उनको 100 KLD तक डिस्चार्ज करने वाली यूनिटों को NOC देने का अधिकार था। सरकार के सामने लघु उद्योग भारती ने ये विषय रखा तो 200 KLD तक जो है NOC देने का अधिकार क्षेत्रीय जो यूनिट्स हैं उनको दे दिया गया। प्रदूषण मंडल को दी जाने वाली कंसेंट ग्रीन कैटेगरी में 5, 10 और 15 साल की दी जाती है, मगर इस दौरान अगर कोई भी आदमी कोई नई मशीन लगाता है यूनिट वाला फैक्ट्री वाला, तो उसको पुरानी राशि जो है उसमें समायोजित नहीं की जाती है, नई फीस दोबारा ली जाती है। तो लघु उद्योग भारती के द्वारा जो सरकार ने संज्ञान में लाया तो 80% तक राशि जो है पुरानी राशि समायोजित करने का सरकार ने स्वीकृति दे दी। अब जो है उसको 20% राशि ही उसको पुराने उसमें रहेगी। इसी प्रकार से किसी भी इकाई में मशीनरी परिवर्तन पर न्यूनतम 50,000 या परिवर्तन करने पर लगने वाली इन्वेस्टमेंट पर 5% की बैंक गारंटी का प्रावधान था, इसे भी लघु उद्योग भारती के प्रयासों से समाप्त कराया गया। इस प्रकार से लगातार अगर हम उपलब्धियों की बात करना चाहेंगे लघु उद्योग भारती की, तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सरकार का बराबर केंद्र सरकार, राज्य सरकार सहयोग रहता है, उनके सहयोग से और लघु उद्योग भारती उन बातों को रखकर बराबर जो है उनके लिए काम करती है और सफलता भी प्राप्त करती है। मैं मंत्री महोदय से और सरकार के सामने कुछ जो है वो समस्याएं जो है वो सामने रखना चाहूँगा। उद्योग विभाग से कुछ हमारी है समस्याएं। MLPY में ऑनलाइन करते समय रही भूलों के कारण बहुत सारी जो फाइलें हैं जयपुर में बकाया पड़ी हैं, उनको अपडेट कर निपटारा किया जाए ताकि जो मानवीय भूल से जो फाइलें रही है वो क्लियर हो, उनका पेंडिंग समाप्त हो। MLPY में पेंडिंग पेमेंट्स के भी इश्यूज हैं, वो पेमेंट भी बकाया है, उस योजना के लाभ उनको मिले। राजस्थान रिप्स में निवेदन है कि सरकार के वित्त विभाग के ऑर्डर 10/2/23 के संशोधन की आवश्यकता है इसमें, क्योंकि ये आदेश अव्यवहारिक है। इसमें अगर कोई एक्सपेंशन करता है यूनिट को तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर छूट नहीं मिलती है, उसको लाभ नहीं मिलता है। भूमि और भवन, तो कोई भी एक्सपेंशन या कोई भी निवेश बढ़ाने पर प्लांट एंड मशीनरी में सामान्यतः निवेश बढ़ता है, भूमि और भवन में निवेश नहीं बढ़ता है। तो इसमें भी हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको ठीक किया जाए। इसी प्रकार से जयपुर उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी फर्नेस यूनिट है। कपोला पूरे देश भर में इनको जो है कपोला और इंडक्शन फर्नेस को राजस्थान राज्य में ऑरेंज कैटेगरी में रखा शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि देश भर में जो है ये ऑरेंज कैटेगरी में है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने भी इसके लिए जो है आदेश जारी किया हुआ है। इसी प्रकार से बड़ी एक समस्या भूमि की है उद्योगों के सामने। उद्योगों के लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है भूमि चाहिए। अब निजी क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं वहाँ बड़ी समस्या आती है कि उनके लिए बिजली के जो स्थान है, सड़क है, नालियाँ है, पेयजल की व्यवस्था है, उनमें सरकार से अनुरोध है या हमारे कि जिस प्रकार से रिको के अंदर सरकारी एजेंसियां सहयोग करती है उसी प्रकार से निजी क्षेत्र में भी जो है ये सहयोग किया जाए ताकि वो निजी औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो सके। वर्तमान जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें लगभग राजस्थान के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्या, स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग की समस्या, टूटी फूटी सड़कों की रिपेयरिंग की समस्या,
नालियों और बरसाती पानी निकासी की समस्या लगभग कमी बेश सभी औद्योगिक क्षेत्रों में ये समस्या है। इस तरफ भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। औद्योगिक भूमि कन्वर्जन की फाइलें, औद्योगिक भूमि में कन्वर्जन करवाने के लिए फाइलें काफ़ी पेंडिंग है। तो इसके लिए अगर ऐसी व्यवस्था की जाए कि मासिक रूप से कोई बैठक इसमें जिला स्तर पर कर समीक्षा की जाए ताकि वो पेंडेंसी समाप्त हो। इसी प्रकार से एक अभी जो रिक्को को ट्रांसफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया है उनको लेकर एक समस्या है कि उनके जो है नामांतरण या किसी प्रकार से परमिशन नहीं हो रही है। एक कोई केस के कारण सभी एक केस हुआ, उसमें न्यायालय द्वारा स्टे के कारण वो नियम सभी पर रह गया, उसके अगर स्टे लगा हुआ है तो सरकार से अनुरोध है कि वो भी उसको ठीक करे और उसको जो है सभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए खोले। राजस्थान में रिप्स में 2019 में SC/ST का 75% रिफंड होता है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत बजट के अभाव में उद्यमियों को रिफंड मिलने में एक साल से अधिक का समय लग रहा है, तो वो बजट भी उपलब्ध कराया जाए। कृषि आधारित उद्योगों के लिए एग्री इंफ्रा फंड योजना लागू की गई थी। भारत सरकार द्वारा इसमें 3% दिया जाता था, पूर्व सरकार द्वारा वो 6% दिया जाता था। मगर बाद में क्या है कि सरकार ने जो केंद्र सरकार के 3% का लाभ ले रहा है उनको 6% का लाभ नहीं दिया उन्होंने। तो वो जो है, जबकि शुरू में ऐसा नहीं था, दोनों लाभ देने की बात थी उसमें। पावर लूम सेक्टर जो है उसको भी विकसित किए जाने की जरूरत है। हमारे यहाँ सांगानेर में जो है टेक्सटाइल का बड़ा काम है। वैसे तो पूरे राजस्थान में बालोतरा, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा सही सब जगह है, तो ये इसके लिए भी ठीक है। धन्यवाद। मैं ज्ञापन जो है दे देंगे समय के अभाव देखते हुए उसको। धन्यवाद। महिला कार्य भी काफ़ी होती है और महिलाओं की इकाइयाँ भी काफ़ी लगी हुई हैं। उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अंजू सिंह जी से आए और बताएं। हमारे बीच में काफ़ी विभिन्न एसोसिएशन से भी पदाधिकारी आए हुए हैं। श्री नरेश जी अग्रवाल, अध्यक्ष सीतापुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, श्री आनंद जी गुप्ता, अध्यक्ष झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, श्री नरेंद्र जी जैन, अध्यक्ष एम्प्लॉयज एसोसिएशन राजस्थान, श्री अरुण जी अग्रवाल, कार्यकारिणी अध्यक्ष 40, श्री ज्ञान प्रकाश जी, वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जगदीश जी सोमानी, पुष्प जी स्वामी, वीके इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ राजस्थान से श्री प्रवीण जी लाल, वेयरहाउस एसोसिएशन ऑफ राजस्थान से श्री अरुण जी गुप्ता साहब। सभी को सादर वंदे। 1994 में लघु उद्योग भारती की स्थापना के साथ ही पहले ही वर्ष में पहली 2 महिला मेंबर्स जुड़े थे। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और जैसा कि हम सभी का मानना है कि उद्यमी होता है, महिला और पुरुष ऐसे कुछ अलग से विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे उद्यमी महिलाएं लघु उद्योग भारती में जुड़ती गई। पर 2020 में पहली बार अलग से एक पूर्ण महिला इकाई बनाई गई और जिसका की मान राजस्थान को ही मिला। पहली पूर्ण महिला इकाई राजस्थान में लघु उद्योग भारती की गठित की गई। आज हम 2024 में हैं और आज 40 पूर्ण महिला इकाइयां भारत भर में हो चुकी हैं, जिसमें कि राजस्थान का अभी भी अग्रणी 15 महिला इकाइयां राजस्थान में हैं और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में सभी जगह पूर्ण महिला इकाइयां काम कर रही हैं। महिला उद्यमियों ने जब ज़्यादा आके जुड़ना शुरू किया तो ये समझ में आने लगा कि महिला उद्यमियों की समस्याएं अलग होती हैं थोड़ी, क्योंकि ज़्यादातर महिला उद्यमियों के ज़रूरी नहीं बहुत बड़े बड़े उद्यम हो, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म स्तर के उद्यम होते हैं, तो समस्याएं भी वैसी ही होती हैं। तो जो 2 बड़ी समस्याएं सामने हमारे आई वो थी, पहले तो लोन की, पैसे की समस्या किसी बिजनेस को करने के लिए, और दूसरा मार्केटिंग। तो लोन महिलाओं को आसानी से मिले, उस पर सरकार तो बहुत सारी स्कीमें चलाती रहती है, पर वो जिनके लिए बनाई जाए उन तक पहुँचे और उनको उसका बेनिफिट मिले, इसके लिए
लघु उद्योग भारती में बहुत अधिक कार्य होता रहा है हमेशा से। अलग अलग बैंकों से, NBFC से, खादी से और अलग अलग जितने भी विभाग महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए पॉलिसी चलाते हैं, उनसे बातचीत करना, उनके सेशन कराना और लोन इशू करवाने में महिला उद्यमियों को सपोर्ट करना, ये काम लघु उद्योग भारती में बहुत अच्छे स्तर पे किया जा रहा है। पर दूसरा जो चीज़ थी मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी एग्जीबिशनें हर जगह ही लगाई जाती रही हैं, पर MSME विभाग, DIC, अलग अलग DCH, खादी, ये सारे विभाग जो कि उद्यमियों को एग्जीबिशन लगाने के लिए फंड देते हैं, इस फंड का बेनिफिट भी महिला उद्यमियों को दिलवाना और ऐसी बड़े स्तर की एग्जीबिशंस लगाना जहाँ के अलग अलग सरकारी विभागों से उनको पूरी 100% फंडिंग मिले, ये शुरुआत भी लघु उद्योग भारती ने की। और धीरे धीरे ये जब बढ़ने लगी तो एक नाम MP की हमारी टीम ने रखा, एक एग्जीबिशन का स्वयं सिद्धा। ये नाम हम सबको इतना पसंद आया कि हम सब ने उसके बाद जितनी भी एग्जीबिशन हुई वो स्वयं सिद्धा के नाम से ही की और अब ये लघु उद्योग भारती का एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और देश भर में कोई भी महिला इकाई कहीं पे भी अगर एग्जीबिशन लगाती है तो स्वयं सिद्धा ब्रांड के अंडर ही लगाती है। इसको हमने अपने आप में एक ब्रांड बना लिया है। इसमें हमें सरकारी विभागों का तो साथ मिला ही, पर राजस्थान में और ख़ास तौर पे जयपुर में दिया जी का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। आज इस मंच से मैं दिया जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। दिया जी, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद लघु उद्योग भारती महिला इकाई के साथ हमेशा बना रहता है और सिटी पैलेस जैसी प्रेस्टिजियस जगह दिया जी हमें 3 दिन के लिए पिछले 3 साल से एग्जीबिशन लगाने के लिए देती हैं। आप इतनी महिलाओं को संबल दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जी। लघु उद्योग भारती के मंच पे लघु उद्योग भारती महिलाओं इकाइयों के लिए और महिला अपने सदस्यों के लिए और आगे ऐसे ही काम करती रहेगी। धन्यवाद। अखिल भारतीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती श्री घनश्याम जी ओझा साहब से हमारे संगठन का परिचय दें। हमारे बीच में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से भी तो वहाँ के प्रेसिडेंट श्री श्रवण शर्मा जी और तोलाराम जी गट्टानी साहब भी मौजूद हैं। विभिन्न काफ़ी एसोसिएशन यहाँ मौजूद हैं। धन्यवाद। माँ भारती व सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा को नमन। लघु उद्योग भारती जयपुर प्रांत की ओर से इस उद्यमी सम्मेलन में मंच विराजमान राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवा कुमारी जी, राजस्थान सरकार में उद्योग मंत्री आदरणीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी, लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, लघु उद्योग भारती के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय बलदेव भाई जी, राजस्थान के महामंत्री योगेंद्र जी शर्मा, त्रिपुरा जिले के अध्यक्ष भाई सुधीर जी, महामंत्री जी बहन सुनीता, सियाग जी, सभी उद्यमी साथियों, लघु उद्योग भारती क्या है, क्या कर रही है और अब तक क्या किया है, उसकी संक्षिप्त जानकारी सुधीर भाई साहब ने अभी अपने स्वागत उद्बोधन के दौरान कही। निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम उद्यमी सम्मेलन के नाते और योगा जी और राज्यवर्धन सिंह जी उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री बनने के बाद में पहली बार हमारे बीच में आए हैं। उनके स्वागत के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था और चूंकि हम लोगों का स्वभाव है कि स्वागत करते करते कुछ बातें अपनी ओर से रख देते हैं। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उद्योग और
समस्या एक दूसरे की पूरक है। जहाँ उद्योग है वहाँ समस्या बनी है। और जैसा भाई सूर्य जी ने कहा, कुछ का निराकरण होता है, कुछ चलती रहती है, तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लघु उद्योग पार्टी पिछले 30 वर्षों में देश में लघु सूक्ष्म उद्योग के लिए कार्य कर रही है। देश में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई, जिनका नेशनल जीडीपी में लगभग 35% कंट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट में लगभग 48% कंट्रीब्यूशन, और उद्योगों के बाद में सर्वाधिक रोजगार देने वाले ये लघु व सूक्ष्म उद्योग, इनकी एडवोकेसी के लिए, इनकी वकालत करने के लिए, इनके हित में अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए और इनके सामने दिन प्रतिदिन आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए 25 अप्रैल 1994 को लघु उद्योग पार्टी की स्थापना केवल 2 इकाई और 50 सदस्यों के साथ में की गई। इन 30 वर्षों की यात्रा में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों को विश्वास से आज लघु उद्योग पार्टी एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। अभी हम लोग देश के सभी राज्यों में 550 से अधिक जिलों में 930 इकाई और 50,000 सदस्यों के साथ में काम कर रहे हैं। एक लघु उद्योग पार्टी उद्यमी, सरकारी विभाग और सरकार के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। हमारी किसी भी संस्था के साथ में जो एमएसएमई के काम कर रही है, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम लोग आवश्यकता होने पर सहयोग लेते भी है, सहयोग करते भी है। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी एमएसएमई है, देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, ये कैसे ग्रो करें, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। इसके लिए हम सबका सहयोग देते भी हैं। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जितनी भी जो हमारी कमेटियां हैं उद्योगों से संबंधित, चाहे वित्त कमेटी हो, चाहे एमएसएमई की हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, रेलवे हो, पर्यावरण हो, लेबर हो, प्रत्येक कमेटी में लघु उद्योग पार्टी को जाने का मौका मिलता है और उद्योगों से संबंधित बात हम लोग रखते हैं, उसकी करवाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ काम तुरंत होते हैं, कुछ काम धीरे धीरे होते हैं और कुछ काम नहीं भी होते हैं। लेकिन जो काम नहीं भी होते हैं उनके लिए भी हम लोग निरंतर हमारे एजेंडे में रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। और हम समझते हैं कि आज नहीं तो जब समय अनुकूल होगा वो काम जरूर होंगे। अभी केंद्र में जब 10 वर्ष पहले आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनी, जिसने देश का समग्र विकास कैसे हो, देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास किए। 2014 में हमारे देश की इकोनॉमी विश्व में 11वें पायदान पर थी। इन 10 वर्षों में सरकार के प्रयास से और प्रत्येक सेक्टर से एमएसएमई का योगदान है, आज ये इकोनॉमी 5वें पायदान पर है। और निश्चित रूप से अगले 3 वर्षों में जिस प्रकार की कल्पना हमारा देश कैसे नेतृत्व कर रहा है और जिस प्रकार का वातावरण है उद्योगों के अनुकूल, तो निश्चित रूप से अगले 3 या 4 वर्षों में ये इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी 30वें पायदान पर होगी। 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य दिया है वो निश्चित रूप से हम सबके सहयोग से पूरा होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का जो है इसमें होने किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, ये होने वाला ही है। एक इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपको बताना चाहूँगा। 1980 में भारत सरकार की
इकोनॉमी 190 बिलियन थी और सेम इकोनॉमी चाइना की थी। आज 1980 के बाद 2024 तक 2023 की बात करें तो भारत की इकोनॉमी $3.75 ट्रिलियन और चाइना की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन। निश्चित रूप से जो एक बड़ा गैप रहा, उस गैप को पाटने के लिए सरकार बहुत प्रयासरत है और इस प्रकार की कल्पना की जा रही है कि अगले 3-4 वर्षों में इकोनॉमी 3 से 5 ट्रिलियन बने और जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाए 2047, इसको लेकर भारत सरकार ने अमृतकाल का नाम दिया है और विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार के जो अभी जो रेट चल रही है, ग्रोथ रेट, उसको मेंटेन करते हुए ये 32 से 32 ट्रिलियन डॉलर के बीच में होने की संभावना है, जिसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। इस 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को केवल बातों से नहीं होने वाली है। इसके लिए हम सबको मिलकर अपनी भी भूमिका तय करते हुए ये काम करना होगा। किस प्रकार से हम सब मिलकर इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जहां हमारी उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट बनाएं। आज मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान की जैसे वर्तमान इकोनॉमी $190 बिलियन है। मैं माननीय दिवाकर कुमार जी और राज्यवर्धन सिंह आपसे बताना चाहूँगा, हम लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। अगले 5 वर्षों में राजस्थान की इकोनॉमी $400 बिलियन कैसे हो और 10 वर्षों में $1 ट्रिलियन इस प्रकार से हो सके, इसके लिए लघु भारती ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और जब भी समय मिलेगा तो हम आपके सामने अधिकारियों के सामने उसको शेयर करना चाहेंगे। और उसके लिए हमने MSME को फोकस करके उसके लिए हमने तैयार किया है। उसके लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट तय किए हैं। इसमें जैसे इसको एक ट्रिलियन करने के लिए ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, फाइनेंस इकोसिस्टम तैयार करना, कॉमन सर्विसेज तैयार करना, साथ में स्किल कैपिटल। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा युवा है, बहुत बड़े हमारे पास में महिला शक्ति है। इन सब का उपयोग करते हुए किस प्रकार से हम लोग ये काम कर सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि जिस समय राजस्थान की अर्थव्यवस्था 5 वर्षों में $400 बिलियन पहुंचती है, उसमें MSME के माध्यम से लगभग 60 लाख रोजगार सृजन इसमें होने की संभावना है। अब इसके लिए कुछ हम लोगों ने, वैसे तो बहुत बड़ों का, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, अगर हमारा जो वर्तमान सिस्टम है उसमें हम लोग अगर 20% की अगर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हम लोग बढ़ा दें, 20% बढ़ जाए तो हम लोग ये फिगर अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमने जैसे गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसमें 1% का 2% का ग्रोथ चाहते हैं। एक्सपोर्ट कैटलिस्ट है 1%, MSME एफिशिएंसी 1%, स्किल एफिशिएंसी 1%, कैपिटल एफिशिएंसी 1%, इनोवेशन कंट्रीब्यूशन 1%, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन 1%, इकोनॉमिक प्रमोशन 1%, वैल्यू चेन एफिशिएंसी 2%, सर्कुलर इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन 1%, मॉनेटरी एफिशिएंसी 1%, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन 3%, जुडिशियल एफिशिएंसी 2% और कंजम्पशन एफिशिएंसी 2%। इन पे इसको फोकस करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में $1 ट्रिलियन हो जाएगी। इसके लिए हम सब प्रयास करते हैं और हमें गर्व होगा कि राजस्थान भी हमारे इन अगले 5 वर्षों में आपके शीर्ष नेतृत्व में इतनी बड़ी तरक्की करें कि इसका नाम एक तो 5-7 बड़े बड़े है तो स्टेट है, साउथ के है या गुजरात है या महाराष्ट्र है या कर्नाटका है, उसमें हम भी शुमार हो जाए। इसके लिए लघु भारतीय और राजस्थान के जितने भी MSME है, इसके लिए आपके साथ में कितना से कितना काम करने को तैयार है, हम सब कुछ। इसके लिए आपको एक मैकेनिज्म डेवलप करने की आवश्यकता है। 3 महीने में एक बार उद्योगों से संबंधित जितनी भी संस्था इनके साथ बैठे आप उनसे संवाद करें, उनके बारे में उनके राय है, उनकी जो वो प्रॉब्लम जो होने लायक है उसको सोल्यूशन करें और कुछ एक अच्छी पॉलिसी बने जिस राजस्थान का एक में अच्छा इन्वेस्टमेंट आ सके। मेरे को याद है जब जोधपुर में आप लोगों की कार्यक्रम हुआ था
पश्चिमी राजस्थान उद्योग उत्सव, उसमें माननीय दीपक पांडे जी भी, मुख्यमंत्री जी भी और उद्योग मंत्री जी बताए थे। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जितने भी बड़े बिजनेस घराने हैं और अधिकांश राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन सब विजिट करेंगे कम से कम वो एक उद्योग राजस्थान में उससे लगाए। तो निश्चित रूप से अगर वो एक उद्योग लगाते हैं तो राजस्थान की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार से गुजरात वाइब्रेंट कार्यक्रम होता है, इस प्रकार राजस्थान में इस प्रकार कार्यक्रम किए जाने चाहिए। और बाहर से भी हमारे जो इन्वेस्टर है उनको बुला के राजस्थान के बारे में जानकारी देंगे तो राजस्थान में बहुत मिनरल है, राजस्थान में बहुत मैन पावर है, इसका हम किस प्रकार से उपयोग कर सके, वैल्यू एडिशन कैसे कर सके, इसके लिए आप सबको, हम सबको, केवल आप ही नहीं, हम सबको मिलकर काम करना है। ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब आपके साथ में हैं। आप आइए, आगे बढ़िए, राजस्थान को नंबर 1 बनाने की कोशिश कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री IC अग्रवाल साहब, चेयरमैन जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पधारें। मंच पर विराजित श्री प्रकाश चंद्र जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती, मुख्य अतिथि श्रीमती प्रिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, विशिष्ट अतिथि श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, उद्योग और वाणिज्य मंत्री राजस्थान सरकार, श्री घनश्याम मुर्जा जी, अखिल भारतीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, श्री योगेंद्र शर्मा जी, प्रदेश महासचिव लघु उद्योग भारती एवं विशिष्ट अतिथिगण और मंच पे सम्मानित अन्य बंधुगण, सुधीर गर्ग जी, शर्मा जी जो हैं। सर्वप्रथम मैं लघु उद्योग भारती का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आज आपके सामने रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। लघु उद्योग भारती के द्वारा विगत 2 दिवस से यहाँ पर राज्य विभिन्न जिलों में आए लगभग 200 उद्यमियों द्वारा अभ्यास वर्ग के आयोजन के पश्चात ये उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। लघु उद्योग भारतीय संगठन अपने उच्च आदर्श, व्यवहारिक मुद्दों एवं अपनी कार्यशैली तथा इसके सदस्यों की संगठन राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण आज देश का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन बन चुका है। देश भर में लगभग 50,000 से अधिक उद्यमी इसके सदस्य हैं तथा राज्य में भी यहाँ 10,000 के पार कर चुका है। मेरे स्वयं के लिए गर्व का विषय है कि मैं इस महान संगठन से विगत 1 दशक से भी अधिक समय से सीधे रूप से जुड़ा हुआ हूँ तथा संगठन की विभिन्न गतिविधियों में मुझे भी सहभागी बनने का अवसर मिलते रहे हैं। उसी कड़ी में आज इस उद्यमी सम्मेलन के माध्यम से मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला एवं सुखद अनुभूति। विगत 1 दशक से हमने देश के औद्योगिक संरचना में आमूल परिवर्तन होते देखे हैं तथा भारत को विश्व की मजबूत आर्थिक व औद्योगिक शक्ति के रूप में पनपते देखा है। इस परिवर्तन की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ राष्ट्र निर्माण पहल के व्यापक हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। भारत को एक विश्व का एक प्रमुख डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब बदलने के लिए मेक इन इंडिया एक महत्वपूर्ण अंग शुरू किया। स्टार्टअप इंडिया अभियान की घोषणा 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने भाषण में की गई। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप से पोषण एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना रहा और इसके सुखद परिणाम भारत आज स्टार्टअप की दुनिया में सिकंदर बनने की ओर अग्रसर है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कवर किया है, इसलिए मैं इस भाषण को मैं पढ़ते कुछ अपनी बातें कहूँगा। देखिए, मैं भी एक मध्यम लघु उद्योग से स्टार्ट हुआ और जीनस पावर का 1996 में 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर से स्टार्टिंग हुई। आज जो है हमारे ग्रुप का टर्नओवर 4,000 करोड़ रुपए का है सालाना, तो 10,000 लोग को हमने रोजगार दे रखा है। जब तो मेरा ये आपसे ये कहना है कि विजन बड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बड़ा है। जिस समय मेरे पास 10 लोग थे उस समय मैंने विजन देखा था कि मेरे पास 10,000 लोग होने चाहिए और उस विजन की आज कामयाबी पे हूँ।
और अब तो 10,000 नहीं, मेरे यहाँ 12,000 लोग काम कर रहे हैं। और ये एक सपना देखिए, विजन देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है। लघु उद्योग से आदमी शुरू होता है, लेकिन अगर वो विजन और सपना रहे और उसकी मेहनत और कार्य कुशलता हो तो आगे बढ़ के कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने फेल्योर नहीं भुगते, फेल्योर भी भुगते हैं। मेरी ब्राजील में यूनिट थी जो फेल हो गई, इंडोनेशिया में थी फेल हो गई, और भी बहुत सी जगह मैंने फेल हुआ हूँ। सीमेंट फैक्ट्री थी वो देहरादून में बंद हो गया, लाइमस्टोन का सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग बंद कर दी, उससे फेल हो गया। तो अब तक ऐसा नहीं है कि मैं 60% इंडस्ट्री में फेल हुआ हूँ। फेलियर भी बहुत है, लेकिन फेलियर के साथ साथ अगर आप उसमें अपने उद्योग में क्रम में ईमानदारी से मेहनत से लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से लघु उद्योग से मध्यम से लार्ज, और हम लोग अपने को लार्ज जो लोग कहते हैं मानते इसलिए नहीं कि आज लाखों करोड़ की इंडस्ट्रीज है तो उसमें लार्ज मानने का कोई मतलब नहीं होता जो है अपने आप में। और हम अपने दिमाग में ये हरदम रखना चाहिए कि भाई हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे जो है सारे जो लगे हुए हैं सारे देश की सेवा कर रहे हैं, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। अगर हम रोजगार प्रदान कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो ये भी देश की सेवा का ही होगा। अपने लिए तो हम क्या कुछ कर लेंगे, अपने तो बहुत कुछ करने के लिए जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक विजन है, एक दिमाग में कि भी उद्योग चलाना है, उद्योग को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। आज भी हमारे देश में बहुत सारी कमियां हैं। आज हम चीन पे अभी भी हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। अब इस चीन की निर्भरता को कैसे हम कम करें, ये ही एक मेन सोचने का विषय है कि क्लस्टर हमारे यहाँ बने। हमारे यहाँ जो है हम ये देखेंगे चीन से हमारे यहाँ क्या आ रहा है, उसका हम जो कैसे उसको कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, हर चीज़ में कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को कैसे हम उसको झेलें और कैसे उनसे अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी की अच्छी उपलब्धता अपने कम कीमतों में कराएं, इसके लिए सरकार भी सहयोग करेगी और उद्योग जगत के उद्यमी भी आगे आएंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 साल का जो विजन दिया है कि भाई मेरा जो 5 साल का जो विजन है वो आगे का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, रेलवे पे है और डिफेंस पे है, ईवी पे है और आपके हाइड्रोजन पे है। तो उन चीज़ों में जो नए आयाम खुल रहे हैं उसकी तरफ जो है लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, लार्ज जो सब लोग ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जो एक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी सपना जो है 2030 तक वो भी पूरा हो सकता है अगर हम सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और अपनी समस्याओं का निदान सरकार के पास ले जाएंगे और सरकार का जो है अच्छी तरह से निदान करेगी तो निश्चित रूप से है भविष्य बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अच्छा है और आप उद्योग का भविष्य बहुत अच्छा है। आप सपने देखिए, विजन सेट करिए अपने और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे समय दिया। ये लघु उद्योग भारती की आपको और याद दिलाएगा दिया जी। अब मैं अनुरोध करूंगी अरुण जी चाचोदिया, महेंद्र मिश्रा जी, मोहन जी खोज और राजेश शर्मा जी मंच पे आए। अब मैं अनुरोध करूंगी सुधीर गाड़िया जी, सुमेर सिंह जी, नवरत्न जी और अशोक जी मंच की तरफ आए। और हमारे बीच आज उपस्थित आईसी अग्रवाल जी जो कि चेयरमैन हैं, जीनसोवर जी, राजेंद्र जी और सुशील काबरा जी, आप मंच पे आए।
विनोद गुप्ता जी, आप प्रकाश जी भाई साहब, हमारे माननीय संगठन मंत्री, आपका स्वागत करें। लाइव में आना तो देखते बेटा उसा कर दिया यहाँ से ले लो ना पीछे से आप। उसा कर दिया मोनोकोट आगे जाओ। अभी प्रकाश जी मावावाला, चंद्र प्रकाश जी, हंसराज जी और अंकित प्रभाल जी मंच पे पधारे। आपसे अनुरोध है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी भाई साहब का आप स्वागत करें। अंकित प्रभाल नहीं आए, अशोक जी आप आ जाइए। हाँ जी, बलदेव भाई प्रजापत हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान के हमारे प्रभारी, उनके स्वागत के लिए मैं पवन छालानी जी, ललिता ओझा जी, विष्णु शर्मा जी, राजेंद्र महेश्वरी जी, आपको अनुरोध करती हूँ मंच पे पधारें। अब मैं जिनके नाम ले रही हूँ मंच पे आ जाएं। प्रतिमा नथानी जी, कवेंद्र जुल्का जी, भरत गुथरा जी और भीमराज शर्मा जी। आपसे अनुरोध है कि आप योगेंद्र जी, जो कि हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, आपका स्वागत करें। हमारे बीच श्रीमान सुरेंद्र सिहाग जी हैं, जो कि CEO हैं आवास फाइनेंस के। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी वैशाली वशिष्ठ जी, विमल कटियार जी, लेखराज जी और भानु पोदार जी, वो मंच पे आए। हमारे मध्य आज मुकेश जी पुरोहित, जो कि CSR हेड हैं आवास फाइनेंस से, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्वागत प्रस्तावना के लिए एवं उद्यमियों की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए श्री सुधीर जी गर्ग साहब, जो कि हमारे प्रांत अध्यक्ष हैं जयपुर के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा।
आखिर वो नमन सदन के देवता और हमारे उद्योग के आराध्य भगवान विश्वकर्मा को नमन। Thank you.